बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा आज का टाइटल है इक्वेशन ऑफ प्लेन, और इसमें हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन, और उसके साथ साथ हम जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्लेन जो है वो कैसे फाइंड की जाती है उसको हम पढ़ेंगे। आल्दो अ लाइन इन स्पेस इज डिटरमिन्ड बाई अ पॉइंट एंड डायरेक्शन, पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। A plane in space is more difficult to describe. A single vector parallel to the plane is not enough to convey the direction of the plane. For example, अब आपके पास ये फिगर है और ये प्लेन आपके सामने मौजूद है, और आपके पास इस प्लेन में ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। तो इस तरह इनफाइनाइट मैनी वेक्टर्स जो है वो इस तरह से बनाए जा सकते हैं। तो आप किसको कहेंगे कि ये उसकी डायरेक्शन है। उसके अलावा ये जो सामने फिगर में आपको ब्लू शेडेड जो रीजन नज़र आ रहा है, ये प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये ऐसे यहाँ पे बताने के लिए, वरना प्लेन जो है वो इनफाइनाइट होती है। जैसे लाइन जो है वो इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो उसकी जो डोमेन रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है, डोमेन भी और इसी तरह से रेंज भी। तो इसी तरह से ये प्लेन है, इसके भी डायमेंशंस जो हैं वो इनफाइनाइट हैं। तो ऐसे में जो है वो अगर हम उसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें, ओरिएंटेशन की हम बात करें, तो हम ये बात नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर जो है वो सहारा लिया जाता है किस चीज़ का, नॉर्मल टू द प्लेन, यानी प्लेन की जो डायरेक्शन है वो इस चीज़ से डिटरमिन की जाती है कि जो उसके ऊपर नॉर्मल वेक्टर है, यानी परपेंडिकुलर वेक्टर, जो इस वक्त ये आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल दीवार है, आप जैसे रूम में इस वक्त मौजूद हैं, उसकी एक दीवार को कंसीडर कर लें। तो उस दीवार की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होगी जो उसके परपेंडिकुलर है। तो ये बात जो है वो इस पैराग्राफ में बताई जा रही है, ये जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। अच्छा, अब ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि द ऑर्थोगोनल वेक्टर एन इज़ कॉल्ड द नॉर्मल वेक्टर, और इससे ऊपर जो है वो बताई जा रही है दस अ प्लेन इन स्पेस इज डिटरमिन्ड बाय द पॉइंट पी नॉट, एक पॉइंट है इन द प्लेन एंड अ वेक्टर एन दैट इज ऑर्थोगोनल टू द प्लेन। यानी आपको पॉइंट चाहिए और साथ ही आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन वेक्टर चाहिए जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो। तो अब ये इसको इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कैसे किया है। लेट पी एक्स वाई जी बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, और ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है, यानी एक पॉइंट पी नॉट लिया है और दूसरा पॉइंट, यानी एक पॉइंट पी नॉट और दूसरा पॉइंट जो वो पी है, और इसके पोजीशन वेक्टर आर नॉट और आर हैं, बिल्कुल इस तरह से जैसे पिछले उसमें लेक्चर में ये था। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास एक पॉइंट पी नॉट है, और ये पॉइंट है जिसको मैंने सर्कल किया, और एक पॉइंट पी है। और इससे अगर आप जो है वो वेक्टर बनाएंगे तो वो वेक्टर क्या होगा, दैट विल बी आर माइनस आर नॉट, यानी आर नॉट जो है वो पोजीशन वेक्टर है पी नॉट का, और आर जो है वो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर पी का, और इनको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये वेक्टर जो बनेगा वो बनेगा आर माइनस आर नॉट। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर अगर आपके पास n किसी तरीके से आप फाइंड कर लेते हैं, तो फिर वो क्या कह रहा है कि आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो फाइंड करनी है। तो कैसे करें कि ये जो वेक्टर आपने r माइनस आर नॉट जो कि रिप्रेजेंट करता है पी नॉट को या पी नॉट पी, जो भी आप इसके डायरेक्शन आप रखेंगे उस हिसाब से, तो डॉट प्रोडक्ट ले लें, और डॉट प्रोडक्ट जो है वो दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का ज़ीरो होता है, यानी दो परपेंडिकुलर अगर वेक्टर्स हैं आर माइनस आर नॉट और एन, क्यों परपेंडिकुलर हैं, आर माइनस आर नॉट जो है वो प्लेन में वेक्टर है, और एन जो है वो इस प्लेन के जो है वो परपेंडिकुलर है, ये सामने नज़र आ रहा है। तो फिर इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से। और फिर इसको रीअरेंज कर ले तो आपके पास इक्वेशन नंबर
जो है वो 6 आपके पास आ गई है। आइदर इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 यानी ये डब्बे में मौजूद है, ये सामने आपके। तो इसको क्या कहा जाता है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। और अगर आपने इसको स्केलर इक्वेशन निकालनी है तो स्केलर इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। अगर आपका पास जो परपेंडिकुलर वेक्टर n है, नॉर्मल वेक्टर जिसकी आप बात करें ए बी सी, उसके कंपोनेंट्स हैं, और r आपके पास x उसका पोजीशन वेक्टर है, एक्स वाई जी, और आर नॉट ये उसका पोजीशन वेक्टर है, उसके कंपोनेंट्स एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट। तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये इसमें पुट कर दें इक्वेशन नंबर 5 में। इक्वेशन नंबर 5 में आप इनको पुट कर दें तो आपके पास जो है वो ये वाली लाइन जिसके सामने मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लाइन आपके पास आ जाएगी। और इसको आप रीअरेंज करेंगे जब तो फिर आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा? डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना, तो फर्स्ट कंपोनेंट के साथ प्लस ऐड करेंगे, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन अप्लाई की जा रही है, दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तीसरा तीसरे के साथ, और सारे जो हैं वो क्या हो जाएंगी? क्वांटिटीज़ ऐड अप हो जाएंगी। और इसको आप फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं। आपके पास जो है वो क्या आएगा? ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बी को भी मल्टीप्लाई कर दें और सी को भी मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास जो है वो क्या हासिल होगा? वैसे इतने को भी आप ये कह सकते हैं कि दिस इज स्केलर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। या फिर आप इसको फर्दर थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। कैसे रीअरेंज कर लें? ये इस ए को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ए एक्स माइनस ए एक्स नॉट, फिर आ जाएगा बी वाई माइनस बी वाई नॉट, सी जी नॉट। और आपके पास जो है ये आपके पास नोन है, क्योंकि ये वेक्टर का कंपोनेंट है, नॉर्मल वेक्टर का, और एक्स नॉट भी आपके पास नोन है। तो ये क्वांटिटीज़ आपके पास एक्चुअली क्या हो जाएंगी? नोन हो जाएंगी। और आगे आप जाके देखें तो उसको वो रीअरेंज करके ये डब्बा नंबर 8 जिसको क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इसकी शक्ल में लिख रहा है। तो ये शक्ल कैसे बनी है? ये शक्ल ऐसे बनी है कि ये मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। ये जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस यू विल गेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी, और बाकी जो बचेगा वो क्या होगा? दैट विल माइनस ए एक्स नॉट। ये जो ए को एक्स नॉट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी को बी वाई नॉट के साथ, और सी को जी नॉट के साथ, तो ये आपको देगा बी वाई नॉट और माइनस सी जी नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास नोन है, ए भी नोन है, एक्स नॉट नोन है, बी नोन है, वाई नॉट नोन है, और सी नोन है, जी नॉट नोन है। तो इन सब को आप जो है वो ऐड करके इकट्ठा करके इसको क्या नाम दे दें? डी का नाम दे दें। ये सारा क्या कर दें? डी कर दें। तो अब आप देखें तो ये इसके साथ कंपेयर करें तो आपके पास जो है वो क्या आएगा? आपके पास है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी, और आगे जो चीज़ें मैंने अभी कही थी मैंने कहा उनको डी का नाम दे दें। तो आप यहाँ पे देखें कि डी को उसने एक्सप्लेन कर दिया है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी? दिस इज इक्वल टू माइनस ए एक्स नॉट माइनस बी वाई नॉट माइनस सी जी नॉट, और फिर माइनस इनमें से कॉमन ले लें, बाहर लिख लें। तो ये आपके पास एक और रिप्रेजेंटेशन बन जाती है प्लेन की। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर आपको दी हुई है, ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लें, बाद में भी किसी जगह पे आएगा कि अगर आपके पास ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको गिवन है तो ये जहन में रख लें कि ये जो x का कोएफिशिएंट है और y का कोएफिशिएंट है और जो z का कोएफिशिएंट है, ये क्या हैं? ये नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, a बी और ये सी। ये किस चीज़ के कंपोनेंट्स हैं? ये नॉर्मल वेक्टर आपको डिटरमिन करता है। तो लिहाजा ये आया कैसे है? ये भी आपके सामने ही आया है कि नॉर्मल वेक्टर ए बी सी था, और आपके पास जो आर माइनस आर नॉट आपके पास एक और वेक्टर था प्लेन में, तो उनके डॉट प्रोडक्ट से आया था। तो ये जो वेक्टर है नॉर्मल वेक्टर, ये उसके जो प्लेन है उसके जो है कोफिशेंट्स बना देता है। तो अगर आपके पास कभी भी इक्वेशन ऑफ प्लेन आए और उसके नॉर्मल की बात हो तो एक्स वाई जी के जो कोफिशेंट्स हैं उसको आप ये कहेंगे कि दे आर
एक्चुअली द कंपोनेंट्स ऑफ द नॉर्मल वेक्टर यानी कि परपेंडिकुलर वेक्टर। सो नाउ एग्जांपल नंबर 4। क्या है एग्जांपल नंबर 4 में? इसको देख लेते हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट। पॉइंट बता दिया है, विद द नॉर्मल वेक्टर भी बता दिया है। तो बस ठीक है। ये आपके पास जो है ये डबल नंबर ये जो 7 है, इसमें आप वैल्यूज़ पुट करें और तो आपके सामने जो है वो इक्वेशन आ गई है। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन बन गई है। अब आप देखें कि ये जो अब ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, और अगर आपसे ये कहा जाए कि इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, तो वो क्या होगा? एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट और जी का कोएफिशिएंट, यानी 2 3 4। तो आप देखें 2 3 4 वही वेक्टर है जो आपका ये गिवन नॉर्मल वेक्टर था। तो ये एक तरह से वैलिडिटी हो गई। मज़ीद अच्छा, अब अगर टू फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट वी सेट वाई एंड जी इज इक्वल टू ज़ीरो। इंटरसेप्ट जब आप फाइंड करते हैं तो जब आप लाइन का इंटरसेप्ट, जब आपके पास एक्स वाई प्लेन है, ये मैं 2D की बात कर रहा हूँ कैलकुलस 1 से। तो वाई इंटरसेप्ट जब हम फाइंड करते हैं, यानी वाई एक्सेस को जो है लाइन कहाँ पे कट करती है, तो हम उसको एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं वहाँ पे। इस लाइन के ऊपर पूरा जो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो इसी तरह से जब आप प्लेन के लिए एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना चाहते हैं तो वाई सी ज़ीरो पुट करेंगे, और इसी तरह से वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना चाहते हैं तो बाकी दो को ज़ीरो पुट करेंगे। फाइंड द इंटरसेप्ट्स एंड स्केच द प्लेन। तो इंटरसेप्ट्स भी उसने कहे हैं कि बताएं, और स्केच करना है प्लेन को। तो ये पूरी प्लेन तो नहीं स्केच की, ये वो रीजन है जो इन पॉइंट्स को जो है वो ज्वाइन कर रहा है। इंटरसेप्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ उतना इन्होंने किया है, वरना प्लेन तो ज़ाहिर है वो इनफाइनाइट है। जैसे एक पेज है, कागज़ है, उसको आप इनके साथ वो इस तरह से एडजस्ट करें कि इनमें से पास हो, और फिर उसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर दें। बहरहाल जो यहाँ पे वो बताना चाह रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि आप इसके इंटरसेप्ट्स जो हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे। तो उनके लिए जो तरीका है वो यहाँ पे अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो फिर वाई जी ज़ीरो पुट कर दें, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो एक्स जी ज़ीरो पुट करें, और अगर जी इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो फिर एक्स और वाई दोनों को ज़ीरो पुट करेंगे। उसके बाद है एग्जांपल नंबर 5। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट पी क्यू एंड आर। अब ये 3 पॉइंट्स दे दिए हैं और इक्वेशन ऑफ प्लेन उन्होंने कहा है जी ये बताएं कि क्या होगी। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए हमें क्या चाहिए? हमें पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट एक नहीं है बल्कि 3 पॉइंट्स दे दिए, और साथ में हमें क्या चाहिए? उसकी प्लेन की डायरेक्शन चाहिए जो कि नॉर्मल से डिटरमिन होती है। तो अब इन्होंने क्या किया है, पॉइंट तो इनमें से कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों पी क्यू और आर, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई सा भी पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, मसला नहीं है। मसला सिर्फ रह गया डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन के लिए उन्होंने क्या किया है? डायरेक्शन के लिए उन्होंने ये किया है कि पी पॉइंट और क्यू पॉइंट इनको मिला के एक वेक्टर बना दिया, यानी वेक्टर फाइंड कर लिया, और पी और आर को से जो है वो दूसरा वेक्टर बना लिया। अब ये दोनों वेक्टर, ये जो पी क्यू और पी आर हैं, ये दोनों जो हैं वो सेम प्लेन में है, क्योंकि उसने कहा है कि ये जो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं? को प्लेनर हैं, एक ही प्लेन में हैं। तो जब एक ही प्लेन में हैं तो फिर इनसे बनने वाले जो वेक्टर्स हैं वो भी क्या होंगे? एक ही प्लेन में होंगे। तो नॉर्मल वेक्टर कैसे आएगा? नॉर्मल वेक्टर ऐसे आएगा कि ये जो आपने वेक्टर फिर बना लिए हैं, ये जो पी क्यू है उसको आपने ए का नाम दे दिया, और ये जो पी आर है इसको आपने बी का नाम दे दिया। तो ये प्लेन के अंदर वेक्टर है।
तो इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये भी एक वेक्टर आएगा, इसका आंसर आउटपुट जो है वो वेक्टर आएगा। और ये वेक्टर हम क्या कहते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो वेक्टर जो उससे आता है वो उन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, यानी ए और बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो इसका फिर क्या मतलब है कि आपने एक्चुअली नॉर्मल वेक्टर फाइंड कर लिया है। और ये नॉर्मल वेक्टर किस पे परपेंडिकुलर है? ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, और अल्टीमेटली हम ये कहेंगे कि जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर लाई कर रहे हैं उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो फिर अब आपके पास क्या मिल गया है आपको? अब आपके पास जो है वो नॉर्मल वेक्टर यानी परपेंडिकुलर वेक्टर भी आपको मिल गया है, जो कि ये एन यहाँ से ये नज़र आ रहा है सामने। और पॉइंट आपके पास जो है वो तीन मौजूद हैं, जो मर्जी यूज़ कर लें, इससे कोई मसला नहीं है। तो फिर वो कौन सा यूज़ करता है किताब वाला, ये हम देख लेते। वो कहता है विद द पॉइंट पी एंड द नॉर्मल वेक्टर, ये जो अभी ऊपर फाइंड किया है, इन दोनों को उसने मिला के क्या किया, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कर ली है। अब आप पॉइंट जो है वो कोई दूसरा भी यूज़ कर लें तो उससे फिर सिर्फ क्या होगा, आप चेक कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई भी फ़र्क जो है वो होना चाहिए। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 4। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 6 में, फाइंड द पॉइंट एट विच द लाइन विद द पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया, इंटरसेक्ट द प्लेन दिस। तो ये कहा जा रहा है कि पॉइंट फाइंड करें जहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये प्लेन को जो है वो क्रॉस करती है, यानी कि उसको इंटरसेक्ट क्रॉस करती है। तो सॉल्यूशन कैसे किया है? वो सब्स्टिट्यूट द एक्सप्रेशन फॉर एक्स वाई जी फ्रॉम द पैरामीट्रिक इक्वेशन इनटू द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो यहाँ से एक्स वाई जी की वैल्यू जो है वो पुट करके यूँ समझ लें कि उनको एलिमिनेट कर दिया, एक्स वाई जी को, उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस वाली यूज़ कर ली हैं। और यहाँ से जो है वो फिर आप देखेंगे कि इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ यानी एक ही इक्वेशन है और एक ही अननोन है यानी टी, और ये टी की वैल्यू फाइंड कर लिया, दैट इज इक्वल टू -2। तो अब टी इज इक्वल टू -2 जो है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन में पुट कर दें तो दिस विल बी द सेम पॉइंट। साइमल्टेनियसली सॉल्व किया ना, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का यही मतलब है कि जो कोइंसिडेंट पॉइंट है वो आपके पास आएगा। तो टी इज इक्वल टू -2 पुट करें, एक्स इज इक्वल टू ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन आई हुई हैं एक्स वाई और जी की, तो इसमें वो पुट करता है और पॉइंट जो है वो फाइंड कर लेता है कि दिस इज -4, 8 एंड 3। उसके बाद यह है कि टू प्लेन्स आर पैरेलल, कब पैरेलल होंगी? जाहिर है डायरेक्शन से डिटरमिन होगा। अभी तक हमने यही बात किया ना कि पैरेलल, अगर लाइंस की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं डायरेक्शन सेम है, और अगर प्लेन पैरेलल की बात है तो उसमें भी वही बात है कि उनकी डायरेक्शन सेम है। और डायरेक्शन सेम होने का क्या मतलब है कि टू लाइंस आर पैरेलल इफ़ देयर नॉर्मल्स आर पैरेलल। आप दो दीवारें हैं, आमने सामने दीवारें हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे कि दे आर पैरेलल। क्यों पैरेलल? कि उनके उनके जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं वो क्या होंगे? पैरेलल होंगे, एक ही डायरेक्शन होगी उनकी। इफ देयर नॉर्मल वेक्टर आर फॉर इंस्टेंस द प्लेन, अब वो क्या कह रहा है कि एक प्लेन है x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस 4y आर पैरेलल प्लेन्स। क्यों? क्योंकि उनके जो नॉर्मल वेक्टर हैं वो पैरेलल हैं। अब इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा पहली प्लेन का? अभी बता के आए हैं कि जी ये जो एक्स वाई और जी के कोएफिशिएंट्स हैं ये नॉर्मल वेक्टर को डिटरमाइन करते हैं। तो पहला वेक्टर प्लेन का नॉर्मल वेक्टर बना 1, 2 और -3, और दूसरे का क्या बना 2, 4 और -6। तो फ़र्क क्या है कि पहले का नॉर्मल जो है वो सेकंड के नॉर्मल का मल्टीपल है, यानी पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करें तो दूसरे वाला नॉर्मल वेक्टर आता है। यानी ये आपको बता रहा है कि अगर n1 आपके पास जो है वो पहली
प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है और n2 दूसरी का है, तो ये दोनों एक दूसरे का मल्टीपल हैं, यानी ये दोनों पैरेलल हैं। If two planes are not parallel, then they intersect in a straight line and the angle between two plane is defined as the acute angle between। अगर वो दो प्लेन जो है वो पैरेलल नहीं है तो वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। जैसे लाइन अगर पैरेलल है तो ठीक है, लेकिन अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो फिर वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्रॉस करते हैं। तो प्लेन्स में भी ऐसे है कि दो प्लेन अगर पैरेलल हैं तो ठीक है, पैरेलल हैं, और अगर नहीं है तो फिर वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, और जहाँ पे क्रॉस करेंगी तो वो एक एज में क्रॉस करेंगी। और ये आपको यहाँ पे वो चीज़ नज़र आ रही है। और वो एज कौन सा है? ये लाइन जो आपको रेड कलर में नज़र आ रही है, ये है दो प्लेन जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं और ये पैरेलल नहीं है। अच्छा, अब है कि उनके दरमियान में ये जो एंगल है दो लाइंस के दरमियान में, वो कैसे फाइंड करें? तो उसी तरह से जैसे लाइंस के लिए करते थे कि if two are not parallel, then they intersect each other, and the angle between the two plane is defined as the acute angle between their normal vector। तो आपने क्या करना है कि एक प्लेन का जो है वो नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है और दूसरी जो प्लेन है उसका भी नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है, और उनके जो नॉर्मल्स हैं, ज़ाहिर है डायरेक्शन नॉर्मल बता रहे हैं ना, नॉर्मल वेक्टर से बता रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर वेक्टर से बता रहे हैं जो कि प्लेन पे हैं। तो उनके दरमियान में आप जो है वो एंगल फाइंड कर लें, और एंगल फाइंड करने के लिए वही है, डॉट प्रोडक्ट ले लें दोनों नॉर्मल वेक्टर्स का। तो ये अब आप एग्जांपल नंबर 7 में देखेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन, ये दो प्लेन है तो आप ये फाइंड करें, और उसके बाद फाइंड सिमेट्रिक इक्वेशन फॉर द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखें, पहली लाइन का नॉर्मल वेक्टर क्या बनेगा? एक्स वाई जी का कोएफिशिएंट, ये बन गया। दूसरी का क्या बनेगा? एक्स वाई जी के कोएफिशिएंट, ये दूसरा नॉर्मल वेक्टर बन गया। तो ये अब ये जो n1 n2 हैं ये डायरेक्शन बता रहे हैं दोनों प्लेन्स की। तो इनके दरमियान में एंगल फाइंड कर लें, एंगल डॉट प्रोडक्ट वाली डेफिनेशन अप्लाई करें और थीटा फाइंड कर लें। तो दिस विल गिव यू द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे वो कहता है कि ये जिस लाइन पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये जो रेड कलर की नज़र आ रही है आपको, इसकी इक्वेशन फाइंड करें। तो इसकी इक्वेशन फाइंड जो है वो यहाँ पे की जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये आप इसको खुद कर लेंगे। बस मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। पहले वो पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करता है, पॉइंट फाइंड कर लेता है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या चाहिए आपको? पॉइंट और डायरेक्शन चाहिए। तो पहले ये जो प्रोसीजर कर रहा है, ये पहली 2 3 4 लाइनों में ये पॉइंट फाइंड करता है। जब पॉइंट मिल जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है, अब आपको पॉइंट के साथ साथ इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए पॉइंट के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए वो क्या करता है, डायरेक्शन डायरेक्टली नहीं बताई हुई कि डायरेक्शन क्या है, लाइन की वेक्टर क्या है, तो ये डायरेक्शन फाइंड करता है। कैसे फाइंड करता है? वो कहता है कि ये जो लाइन एल है ये दोनों प्लेन के अंदर लाई करती है। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि दोनों प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर होंगे वो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। ठीक हो गया। ये लाइन अगर आप इसको गौर से देखें, मैं इसको ज़रा जूम करता हूँ, ये लाइन इस प्लेन में भी मौजूद है और ये जो दूसरी प्लेन है इसके अंदर भी ये लाइन मौजूद है। तो अब अगर आप इस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लें, या ये जो दूसरी प्लेन है ये जो आपको वर्टिकली सी थोड़ा नज़र आ रही है, इसका नॉर्मल वेक्टर फाइंड कर लें, तो जाहिर है ये नॉर्मल वेक्टर जो है वो प्लेन के ऊपर नॉर्मल है, तो उसके अंदर रहने वाली लाइन पे भी नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। जैसे ये पीछे हमने शुरू में देखा है, जहाँ पे डिफाइन कर रहे थे कि देखें कि ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये प्लेन में पाई जाने वाली हर वेक्टर के ऊपर जो है ये परपेंडिकुलर है, पूरी प्लेन पे एक्चुअली परपेंडिकुलर है। तो फिर जब वो उन दोनों पे परपेंडिकुलर है,
तो फिर इसकी डायरेक्शन हमें मिल सकती है कैसे कि आप n1 और n2 ये जो दोनों नॉर्मल वेक्टर हैं इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट लें। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो वो क्या होगा, वो n1 के भी परपेंडिकुलर होगा और n2 के भी परपेंडिकुलर होगा। और n1 और n2 दोनों के परपेंडिकुलर होने का ये मतलब है कि उसकी डायरेक्शन ये लाइन L वाली हो जाएगी, क्योंकि लाइन L भी इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, क्योंकि वो प्लेन में है और n1 n2 उन पे नॉर्मल है। तो इस बात को अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर इसमें कुछ नहीं है। यही है कि नॉर्मल वेक्टर उसने प्लेन से निकाल लिए हैं, जैसे कि प्लेन की क्वेश्चन में ये मैं अभी ऊपर बताया भी था। ये n1 और n2 यहाँ पे मौजूद हैं, ये हमने जैसे भी निकाले हैं ये मैंने बताया है। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया और क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो ये डायरेक्शन आ गई लाइन ऑफ इंटरसेक्शन L की। तो यहाँ से अब पॉइंट भी आपके पास मौजूद है और डायरेक्शन भी आपके पास मौजूद है। तो पॉइंट और डायरेक्शन यूज़ करके आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लेंगे। आगे ये नोट है, इसको खुद पढ़ें और ख़ुद समझें, और इसमें कोई बात पूछनी हो तो ये आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद डिस्टेंस वाला टॉपिक है, इसकी एग्ज़ाम्पल है, ये आप लोगों ने खुद करना है। और उसके बाद फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। तो ज़ाहिर है ये पीछे डिस्टेंस फार्मूला बनाया गया है और फिर इसी को यूज़ करके डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स भी जो है ये फाइंड किया गया है। तो ये आप लोगों का जो है वो इक्वेशन ऑफ लाइंस और इक्वेशन ऑफ प्लेन का टॉपिक यहाँ पे पूरा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।